हेलो बच्चों, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में मैंने सीबीएसई सैंपल पेपर के बायोलॉजी सेक्शन को डिस्कस किया था। इस बार मैं डिस्कस करूंगी सेक्शन फिजिक्स का। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 3 सेक्शंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं, चॉइसेस हैं और चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 है सैंपल पेपर के अंदर फिजिक्स का, दैट इज अ सिंपल मोटर इज मेड इन ए स्कूल लेबोरेटरी. A coil of wire is mounted on an axle between the poles of a horseshoe-shaped magnet as illustrated. देखो, ये एक डायग्राम है सिंपल मोटर का जो कि स्कूल लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुई है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कॉइल ABCD विच इज हॉरिजॉन्टल, इसको माउंट कर दिया है बिटवीन दी टू पोल्स ऑफ द हॉर्सशू शेप मैग्नेट। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है कि कॉइल का नाम भी दिया हुआ है ABCD और इसको एक बैटरी के साथ में अटैच कर दिया। ये एक्सेल है बीच में, एक्सेल के चारों तरफ ये कॉइल है जो माउंटेड है। अब यहाँ पर क्या है कि अब बैटरी है तो दोनों टर्मिनल्स भी होंगे, दैट इज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स की मैंने इंडिविजुअल टॉपिक की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, CD से होता हुआ और नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएगा। अब जो ए पार्ट है इसका, फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म। आर्म AB है, इसमें क्या डायरेक्शन होगी फोर्स की। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पता है, हमारे पास में डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा जो चलती हैं वो चलती हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, अराइज होती है नॉर्थ से और एंड अप होती है साउथ डायरेक्शन पर। तो इसका मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन हमें पता है क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम A टू B, आर्म AB में। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी। ठीक, यहाँ पे बच्चों हम सिंपल लगा देंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें इस इंडेक्स फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करते हैं इंडेक्स फिंगर से, तो सेंटर फिंगर जो है इसको हम बना देंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्लेमिंग ने यही बताया था कि सेंट्रल फिंगर इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर, करंट की डायरेक्शन हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन। सेंटर फिंगर से अगर हम शो करेंगे तो देखो यहाँ पर अगर हम इस हैंड को देखते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। सिंपल, हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अब सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाई डज द करंट इन द आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। अब जो फोर्स लग रहा है कॉइल के ऊपर, उसमें ये आर्म BC क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। अब देखो सिंपल सा है इसका इसका मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ। फोर्स का बिल साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमेशा जब भी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो एक एंगल पे करते हैं। एंगल क्या है, साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा क्या है, क्योंकि जो आर्म BC, अब ये कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और BC क्या है, BC भी इसकी एक आर्म है, इट मींस इट इज आल्सो अ कंडक्टर। अब ये लेकिन ये जो कंडक्टर है इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कंडक्टर है BC और ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। जब ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तो इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया, 0। और जब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, इट मींस कि जो BC है ये सेम डायरेक्शन है एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, सो फोर्स इज मिनिमम या नेग्लिजिबल फोर्स when the direction of current in the conductor is the same as that of the magnetic field. BC will not contribute as the force on this part of the coil. It will be cancelled by the force on DA. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसी का जो ऑप्शनल क्वेश्चन था वो था अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड अ सोलेनॉइड। एक सर्किट है जिसमें हमारे पास में वेरिएबल रेजिस्टर है और कॉइल है। ये मेरा डायग्राम थोड़ा नीचे हो गया है, हाँ नहीं नीचे नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टर, ये एक बैटरी लगा दी हमने, ये कॉइल है हमारे पास। फिगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनॉइड। फिगर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है जो कि करंट से प्रोड्यूस होता है सोलेनॉइड के अंदर। देखो सोलेनॉइड क्या होता है,
सोलेनॉइड एक तरह से ये बहुत सारी कॉइल्स को हम इस तरीके से टर्न्स ले लेते हैं और उसके दोनों एंड्स को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज सोलेनॉइड। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। देखो बच्चों, जब मैग्नेटिक फील्ड का हमने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने बताया था आप लोगों को कि बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट, हॉर्स शू शेप मैग्नेट भी हो सकता है, बार मैग्नेट भी हो सकता है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक, अगर हम एक इस मैग्नेट को किसी एक पेपर पे रख के और इसके ऊपर हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं तो आयरन फिलिंग से इस तरीके का पैटर्न बन जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस डायग्राम में देखो कि जो आयरन फिलिंग्स है सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कहाँ पर है, इन दोनों पोल्स के ऊपर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ऊपर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्गर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हुआ नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जितनी भी रिलेटिव क्लोजनेस है फील्ड लाइंस की, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में फील्ड लाइंस है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। जहां पर ज्यादा क्राउडेड होती है, क्राउडेड कहाँ पर होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, एंड्स ऑफ द पोल, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म कहाँ पर शो होगा, दोनों पोल्स पर शो होगा। ठीक, अब सेकेंड पार्ट क्या है, अब देखो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये देखो, ये नजदीक है, बहुत पास पास है, और जहां पर पास है वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म भी हम कह सकते हैं, ये हो गया। ठीक, अब सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। अगर सर्किट में करंट को रिवर्स कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी रिवर्स हो जाएगी, सिंपल। क्योंकि करंट रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक साइड, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल में क्या था कि करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एंटी क्लॉकवाइज, और करंट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है सैंपल पेपर में, देखो यहाँ पर क्या है, अब इट वुड कॉस्ट अ मैन ₹3.50 यानी कि ₹3.5 टू बाय 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक आदमी ने, एक मैन ने 3.5 यानी कि ₹3.5 में खरीदा। ठीक है, उसको इतने का पड़ा। His generator has a maximum power of 2 kilowatt. उसका जो जनरेटर था उसकी पावर थी 2 किलोवाट। जनरेटर produces energy at this maximum power for 3 hours. 3 घंटे तक जनरेटर ने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की, यानी कि इतनी पावर उसकी थी, तो जनरेटर ने एनर्जी प्रोड्यूस की मैक्सिमम पावर के साथ 3 आवर्स के साथ। कैलकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो जितनी एनर्जी जनरेटर ने मैक्सिमम पावर के साथ 3 आवर्स में जनरेट की, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो, जो हम लोगों ने पावर का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, दैट इज P इज इक्वल टू E अपॉन T। लेकिन अगर हम एनर्जी कंज्यूम हमें कैलकुलेट करना है तो हम E इज इक्वल टू P इंटू T कर सकते हैं। पावर कितनी है, यहाँ पर पावर हमारे पास दी हुई है 2 किलोवाट। ठीक है, टाइम कितना लगा, 3 घंटे चली थी मोटर जनरेटर, तो 3 घंटे जनरेटर चला तो एनर्जी कंज्यूम कितनी हो गई, 3 इंटू टी 2 यानी कि 6 किलोवाट आवर, 6 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर उसने बाय की 3.50 में यानी कि ₹3.5 में, तो 6 किलोवाट कितने में बाय करेगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, यानी कि 6 किलोवाट को आर को हम 3.5 से 3.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ₹21, 21 रुपए में उसने कितनी बाय की, 21 रुपए में उसने बाय की 6 किलोवाट आवर एनर्जी। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकेंड पार्ट, अ स्टूडेंट बॉइल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स। एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिक केटल यूज की, 20 मिनट तक उसने पानी को गर्म किया। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। सेम वोल्टेज के साथ में वो
उसी इलेक्ट्रिक केटल से वाटर का बॉइलिंग टाइम कम करना चाहता है। टू डू सो शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। ऐसा करने के लिए वो लेंथ को, जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी लेंथ को कम करेगा या ज्यादा करेगा। जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो बच्चों, बॉइलिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए वोल्टेज सेम है, सेम मेन सप्लाई, तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन शुड बी लार्ज। उसके पास केटल भी वही है, वो नई केटल नहीं खरीद सकता, तो क्या करेगा वो उसी केटल में कुछ चेंजेस करेगा। अब जो केटल में चेंजेस करेगा वो क्या का चेंजेस करेगा, या वो हीटिंग एलिमेंट को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक, तो पावर का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी स्क्वायर अपॉन आर। मेरे लेक्चर्स अगर आप पिछले देखोगे तो पावर के उसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, में एक डेरिवेशन है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब V क्योंकि सेम है, क्योंकि सेम मेन सप्लाई, तो पावर को बढ़ाने के लिए, अब देखो बॉइलिंग टाइम को कम करने के लिए उसे पावर बढ़ानी पड़ेगी। पावर बढ़ानी पड़ेगी, अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं तो पावर कब बढ़ेगी, जब रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तो कोई बात है ही नहीं, तब क्या होगा, अब रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ की। लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस कम होता है, लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस को कम करना है। रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें लेंथ कम करनी पड़ेगी। अब लेंथ कम करेंगे हम तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर इंक्रीज होगी, और पावर इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग टाइम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दी अबव सर्किट, अबव नहीं है यहाँ पर, देखो बिलो बना हुआ है। इफ द करंट रीडिंग इन द एमीटर ए इज 2 एम्पियर, हमारे पास ये सर्किट, इस सर्किट में ये पूरा का पूरा सर्किट है। देखो सर्किट में जो करंट है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एमीटर है, तो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट गिवन है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1, R1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट है। इस टाइप के देखिए, जब भी हम सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, हमेशा याद रखो पहले हम पैरेलल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सीरीज को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम बाद से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें R1 कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, पैरेलल को हम सॉल्व करेंगे। 5 ओम, 10 ओम एंड आगे, ये तीनों के तीनों पैरेलल है, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे पैरेलल का। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन RB इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन R1। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पैरेलल रेजिस्टेंस हमारे पास में आ जाता है ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट किया, हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद में पैरेलल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, इन तीनों को हम एक बना देंगे। ये मैंने बना दिया, ये मैंने रीड्रॉ किया है सर्किट को। 6 ओम, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो यहाँ पर आ गया, ये नया हमने न्यू सर्किट बनाया। 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10, देखो यहीं पर यही लिखा हुआ। ठीक, अब ये तीनों रेजिस्टेंसेस ये क्या हो गए, ये तीनों के तीनों सीरीज में आ गए। अब हम क्या करेंगे, सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। 6 ओम 12 ओम हो गया, यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें निकालनी है वैल्यू, इफ द करंट रीडिंग इन द एमीटर A is 2 एम्पियर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1, R1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, करंट हमारे पास में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास, ठीक है, और तो वोल्टेज, वोल्टेज भी हमें 30 वोल्ट गिवन है। हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू IR, दैट इज द ओम्स लॉ। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, और वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक बच्चों, आप लोग इसको अपने रजिस्टर पे सॉल्व करके देखोगे। सॉल्व जब आप करोगे तो R1 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी, 30। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन था उसका, या तो उसे कर लो या तो इसे कर लो। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस भी हमें कैलकुलेट करना है सर्किट में, और टोटल करंट भी कैलकुलेट करना है। देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ये बताया था
कि हमेशा हम पैरेलल हो। देखो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पैरेलल नहीं करेंगे पहले, यहाँ पर यहाँ से करंट चला, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट चला, इस तरीके से चला। जब भी हम इस टाइप के रेजिस्टेंसेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि सीरीज में कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। देखो यहाँ से करंट चला इस R1 से होता हुआ, अब करंट की दो डायरेक्शन थी, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये। हमने पैरेलल रेजिस्टेंसेस में पढ़ा है कि जहां पर करंट की डायरेक्शन डिवाइड होती है वो रेजिस्टेंसेस पैरेलल हो जाते हैं। तो ये डायरेक्शन, ये R10 और ये वाला, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब ये जो करंट की एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन यहाँ है, तो ये जो करंट चला इससे होता हुआ यहाँ तक आ गया, क्योंकि करंट का कोई डिवाइडेशन यहाँ पर नहीं है। अब जब करंट का डिवाइडेशन नहीं है इसका मतलब R3 और R4 सीरीज में हो गए। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। R3 प्लस R4, R3 प्लस R4 क्या हो गया, 10 ओम। अब मैंने फिर से एक नया क्या बना दिया, एक नया सर्किट बना दिया, इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बना दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 10 ओम। अब ये जो 10 ओम है और ये 10 ओम, ये दोनों मिलके क्या हो गए, पैरेलल में आ गए। अब इन दोनों की वैल्यू जब हम निकालते हैं, देखो यहाँ पर है R3 R4 10 ओम हो गया, और ये 10 ओम और 10 ओम ये पैरेलल में है, तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी पैरेलल और पैरेलल की, इनकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी वैल्यू, वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 ओम यहाँ पर, ठीक। R5 एंड R2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ओम आ जाएगी। 5 ओम से यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब 5 ओम वैल्यू के साथ में फिर से एक सर्किट हमने बना दिया, इन दोनों का भी हमने फिर से एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये बना दिया 5 ओम के साथ। अब देखो फिर से करंट यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला, यहाँ पर अब कहीं कोई डिवाइडेशन नहीं है, करंट कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये दोनों किसमें हो गए, ये दोनों आ गए सीरीज में। दोनों सीरीज में आ गए तो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, 12 ओम आ गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में 12 ओम है। वोल्टेज हमारे पास में कितनी है, वोल्टेज हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज दी 24 वोल्ट, यहाँ पर गिवन है। देखो फिर से हमने क्या लगा दिया, हमने फिर से ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V अपॉन R। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो करंट आ जाएगा हमारे पास में 2 एम्पियर। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल। तो हमें छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी है। ट्रिक्स हमें क्या याद रखनी है कि जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होता है, अगर वो डिवाइड होता है 2 डायरेक्शन में या 3 डायरेक्शन में, तो वो तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाएंगे। डिवाइड होने के बाद में अगर फिर से 2 रेजिस्टेंसेस और उनसे सेम करंट पास होता है विदाउट डिवाइडिंग, तो वो दोनों आ जाएंगे सीरीज में। सीरीज में आने के बाद में फिर से पैरेलल, पैरेलल करने के बाद में फिर इसके बाद में आ गया फिर से सीरीज आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, अ मैग्नेट इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, ये क्वेश्चन नंबर 15 है सीबीएसई के सैंपल पेपर में। अ मैग्नेट इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, the magnet can go in and out of the stationary coil. He lifted the magnet and released it to make it oscillate through the coil. Based on your understanding to the phenomena, answer the following questions. एक आदमी है, उसने क्या किया, एक कॉइल बनाई, कॉइल में उसने एक मैग्नेट को अंदर बाहर ऑसिलेट किया, लेकिन ये मैग्नेट एक किसके साथ में, स्प्रिंग के साथ में अटैच्ड, ठीक है। अच्छा अब कॉइल क्या है, कॉइल स्टेशनरी है। अब उसने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, क्वेश्चंस ये पूछे हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल व्हिच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट। ये अंसारी सर है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है अंसारी सर, कोई बात नहीं, तो अंसारी सर है। अंसारी सर ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। देखो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है। उसका उल्टा भी होता है कि जब भी मैग्नेट में चार्जेस फ्लो करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम मैग्नेट को मूव करते हैं, तो मैग्नेट को मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म कॉज हो सकता है, तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कॉज हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस फिनोमिना को, इस टर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना, प्रोड्यूस होना। सो द फिनोमिना इज द सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग थ्रू द कॉइल। अब मैग्नेट अगर ऑसिलेट करता है इस कॉइल के अंदर, तो
क्या ऑब्जर्व करेंगे? एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन। अगर मैग्नेट स्टेशनरी कॉइल में अंदर बाहर और क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन हो गया बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, और इस रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, बार बार चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज है, जो करंट भी इंड्यूस होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। ठीक है, तो फिनोमिना को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा कि क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो मैग्नेट, रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट इनसाइड द स्टेशनरी कॉइल, इट जनरेट्स द इंड्यूस्ड करंट। थर्ड पार्ट क्या है, कंसीडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल। State two changes which could be made to increase the deflection in the galvanometer. Consider the situation where the magnet goes in and out of the coil. अब मैग्नेट अंदर और बाहर जा रहा है कॉइल के, तो कौन से दो चेंजेस हम कर सकते हैं जिससे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो? उसमें या तो हम करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें, या करंट की इंटेंसिटी, सॉरी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को हम स्ट्रॉन्ग कर ले, यानी कि ज्यादा पावर का मैग्नेट ले लें, पावरफुल मैग्नेट ले लें, या फिर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं, उस केस में भी क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि करंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसको भी बढ़ा देते हैं, इसकी जो पावर है, या स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लेते हैं, उस केस में भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अब इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, is there any difference in the observations in the galvanometer when the magnet swings in and then out of the stationary coil? कोई डिफरेंस आएगा ऑब्जर्वेशन में गैल्वेनोमीटर में जब मैग्नेट स्विंग करेगा, यानी कि अंदर बाहर जाएगा, इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल? जस्टिफाई योर आंसर। गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा, वन साइड से लेफ्ट। जैसे सपोज इन जाएगा तो लेफ्ट साइड में होगा, अगर आउट जाएगा तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन होगा। ये सब क्यों होगा? इट इज ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट जब इन आउट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा, एक बार राइट की तरफ, एक बार लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन हो गया हमारे आंसर का कि क्या डिफरेंस हम ऑब्जर्व करेंगे इन दी गैल्वेनोमीटर। ये हमारा फिजिक्स सेक्शन था। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन या मेरा तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, और आगे की वीडियोस को वॉच करने के लिए एक बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मेरे चैनल साइफॉक को आप लोगों को, मुझे जहां तक उम्मीद है कि मेरा जो चैनल है आप लोगों को पसंद आएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में